हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो कि विभिन्न एग्ज़ामों में हिंदी के जो सारे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो उनमें से आज हमने एक टॉपिक लिया है उपसर्ग का। और देखिए, उपसर्ग कौन कौन से है, उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है या पीछे जुड़ता है, उपसर्ग से शब्द में कौन सा परिवर्तन हो जाता है, उपसर्ग का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है, कितने उपसर्ग है, तो इस बारे में हम बारीकी से देखेंगे। देखिए, उपसर्ग की आपको ये वीडियो पढ़ने के बाद किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ क्या है, उपसर्ग क्या होता है, कहाँ जुड़ता है और उपसर्ग कितने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें देखेंगे कि उपसर्ग क्या है, उपसर्ग का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, उपसर्ग जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व में आना। जैसे कोई भी शब्द है, जैसे एक शब्द मान लो आप, शब्द है आदर्श, तो जो शब्द के पूर्व में आता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें आ रहा है आ, तो आ क्या है? उपसर्ग है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो शब्द के पूर्व में आते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि उपसर्ग शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन जिस शब्द से पूर्व जुड़ते हैं उस अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि उपसर्ग जो है वो स्वयं में कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है उसका, लेकिन जिस भी शब्द के आगे जुड़ जाते हैं उसका जो है अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए, और क्या है, उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग जैसे आ उपसर्ग है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से उपसर्ग का जो है स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये जो है किसी न किसी शब्द के आगे जुड़े होते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा आदर्श, तो आदर्श में देखिए शब्द के आगे जुड़ा है आ, तो आ क्या है? उपसर्ग है। तो ये बात करते हैं अब हम कि उपसर्ग कितने हैं। तो संस्कृत भाषा में देखिए, संस्कृत भाषा में अगर हम बात करें तो उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि उपसर्ग कौन कौन से। तो उपसर्ग है आ है, पहला उपसर्ग अगर हम देखें तो उपसर्ग कौन कौन से है। तो देखिए, उपसर्ग आ उपसर्ग है, आव है, अप है, उप है, अपि है, अभी है, अधि है, अनु, सम, सु, नी, निर, निश, दुर, दुष, प्र, परा, प्रति, परि, अति, बी, ए, ये सब क्या है? उपसर्ग है, जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं। हमने देखा अभी, उपसर्ग कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन जिस भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उसका जो है अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो देखिए, संस्कृत में जो है टोटल 22 उपसर्ग है, और जो भी उपसर्ग है, जो जो से उपसर्ग है उनको अभी हम देखेंगे कि कौन सा उपसर्ग है और उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे आ उपसर्ग, कि आ उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है और इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम आ उपसर्ग देखें। आ का मतलब होता है तक, आ उपसर्ग का मतलब होता है तक। और आ उपसर्ग जैसे कि आरण्य शब्द है, आरण्य शब्द में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कौन सा उपसर्ग है? आ। आदर्श है, आदर्श में कौन सा है? आ उपसर्ग है। अजानु है, उसमें कौन सा उपसर्ग है? आ है। आजन्य है, आरोपण है, आसन्न है, आतंक है। इस प्रकार से हमें पहचानना होगा, शब्द के शुरुआत में हमें देखना होगा कि कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और उस प्रकार से। तो देखिए, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आता है जैसे कि एक शब्द ले लेगा आदर्श, एक शब्द ले लेगा अभिमुख, और एक शब्द ले लेगा अपिधान, और एक ले लेगा अवनति। अब ये चार हो गए। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन से शब्द में अब उपसर्ग है। तो देखिए, अभिमुखी में अभी है, आदर्श में आ है, और अपिधान में अपी है। तो कौन सा बचा हमारे पास? अवनति बचा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो अब उपसर्ग है वो किस शब्द में है? अवनति शब्द में है। तो इस प्रकार से हम उपसर्ग की पहचान करेंगे। अभी देखते हैं हम दूसरा उपसर्ग। तो देखिए, दूसरा उपसर्ग है अब। अब का अर्थ होता है हीन या बुरा। तो देखिए, अवनति में जो है अब है, अवशेष में अब उपसर्ग है, अवरोहण में अब उपसर्ग है,
और अवधान में कौन सा उपसर्ग है? अब है। और अवमानना में भी कौन सा उपसर्ग है? अब। तो इस प्रकार से हम शब्दों को देखेंगे और पहचानेंगे कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम देखते हैं उप उपसर्ग। कौन सा? उप। देखिए हम उप उपसर्ग की बात करें अगर, तो उप का मतलब होता है निकट या गौण। तो देखिए कौन कौन से शब्द में उप उपसर्ग है। तो उपासना में कौन सा है? उप है। उपमा उपनाम में है उप। उपमंत्री में कौन सा है? उप उपसर्ग है। उपदेश में है, उपवन में है और अपनी वेश में है। कौन सा उपसर्ग है? उप है। तो आगे देखते हैं अगला उपसर्ग। अगला उपसर्ग हम देखेंगे अप। अप का शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है बुरा या हीन। जैसे कि अपवाद है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अप है। अपव्यय है, अपयश है, अपभ्रंश है, अपकार है, अपशब्द है, अपमान है, अपकर्म है और अपंग है। इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? इन शब्दों में हम देखते हैं अप उपसर्ग है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है। तो अगला देखते हैं हम नंबर 5। नंबर 5 जो है अभी है। अभी। अभी का अर्थ होता है अधिक, श्रेष्ठ या ऊंचा। तो देखिए कौन कौन से शब्द में जो है अभी उपसर्ग है। तो सर्वप्रथम देखिए अभिलाषा। अभिलाषा में कौन सा उपसर्ग है? अभी। और अभ्यास में है अभी, अभिमुख में है, अभिनव में है, अव्यागत में है, अभिमान में है, अभिप्राय में है, अभिशिष्ट में है और अव्युत्थान में जो है अभी उपसर्ग है। देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अब अगला देखते हैं हम। अगला कौन सा है? अपी। जो अपी उपसर्ग है, अपी का मतलब होता है भी। अपी का जो अर्थ है वो भी होता है। और अपी कौन कौन से शब्द में है? तो अपिधान में अपी है और अपीहरा अपिहत में अपी उपसर्ग है। अब देखिए अपी के बाद आता है अति। तो अति किस शब्द में जो है अति उपसर्ग है? देखिए अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर। तो अतिकाल में अति है, अत्याचार में अति है, अत्युक्ति में है, अति जीवन में है, अतिसार है, अत्याधुनिक है और अतीव है। तो इन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो हम उपसर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं और जो उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं इसमें और उनके उदाहरण जो हम देख रहे हैं, आप कोई सी भी एग्ज़ाम दो, अगर आपने ये उदाहरण क्लियर कर लिए तो आपका शायद ही कोई एग्ज़ाम में जो यहाँ से बाहर जाएगा। जो भी ये जीडी है और जो भी डीएसएसबी की हिंदी जिसमें भी आती है एग्ज़ाम में, उसमें से यहाँ से सारा आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब अगला देखते हैं। अगला उपसर्ग है अधि। तो अधि में देखिए अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो किस किस शब्द में जो है अधि उपसर्ग है देखते हैं हम। तो देखिए अधिकार में अधि है, अधिराज में है, अध्यात्म। अध्यात्म देखिए इसमें आपको दिखेगा नहीं, अध्यात्म में आपको अधि उपसर्ग दिखेगा नहीं, लेकिन अधि प्लस यातम से जो मिलकर शब्द बना है कौन सा है? अध्यात्म। तो अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अध्यक्ष और अध्यादेश और अधिपति, इन शब्दों में क्या, इन सब में क्या है? अधि उपसर्ग है। अधिसूचना। देखिए कोई कोई शब्द तो आपको इस पर दिख जाएगा, जिस प्रकार से अधिपति और अधिसूचना में तो आपको दिख रहा है कि अधि उपसर्ग है, लेकिन अध्यक्ष और अध्यादेश और अध्यात्मक, इसमें हमें शब्द को तोड़कर ढूंढना पड़ेगा कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इस प्रकार के शब्द जो है काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि हमने यहाँ सम्मिलित किए है, ताकि आपसे कोई भी जो उदाहरण है वो ऐसा ना हो जिसे आप देख कर एग्ज़ाम में ये सोचे कि ये तो हमने करा ही नहीं। तो इस प्रकार के उदाहरण भी हमने इसमें सम्मिलित किए है। अगला है देखिए अधिष्ठता में जो है अधि उपसर्ग है। अध्यापक में देखिए अध्यापक आप, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अगला जो है अनु। अनु उपसर्ग है। अगला जो हमारा उपसर्ग है अनु, और अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे। तो देखिए अनुकूल में है अनुस्वार, अनुपात, अनुज, अनुचर, अनुमान, इन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। कौन सा है? अनु। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा सम। कौन सा उपसर्ग है? सम। और सम का अर्थ होता है अच्छा या साथ। सम का अर्थ होता है अच्छा या साथ। तो देखिए संकल्प में सम है, सम
संकोच में सम है, संक्रामक में है, संग्रह में है, संगीत में जो है कौन सा है, सम। संदेह है, संतोष है, संबल है, संविधान है और समर्थ, इन सभी में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अच्छा या साथ। अगला देखते हैं। अगला है सु। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। तो किस किस शब्द में सु जो है उपसर्ग है, तो सुविख्यात, सुपुत्र, सुसप्त, इन शब्दों में क्या है, सु उपसर्ग है। सु का अर्थ होता है अच्छा या सुंदर। अगला देखते हैं हम। अगला देखिए, इसमें है नी। नी किस किस में जो है नी उपसर्ग है, तो निबंध में नी है, निदान में नी है, निवारण में नी है, निगमन में जो है, निमगन में कौन सा है, नी है, निवास में कौन सा उपसर्ग है, नी है। तो इस प्रकार से हम शब्द को देखकर ये बताना होता है हमें एग्जाम में कि कौन से शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसमें देखिए नी, निर में कौन सा है, निर का मतलब होता है रहित, तो निरापद है, निरस्त्र है, निरभिलाषा है, निरभिमान है, निर्णय है, निर्वाध है और निराशा है, इन शब्दों में कौन सा है, निरुपसर्ग। निर का अर्थ होता है रहित। चलिए अगला देखते हैं अभी हम। अगला है निश। तो किस किस शब्द में निश उपसर्ग है, निशेष में निश है, निःशुल्क में निश है, निशब्द में निश है, निष्कर्ष, निष्फल और निसंतप्त में कौन सा है, निश उपसर्ग। आगे देखते हैं हम बी उपसर्ग के बारे में कि बी उपसर्ग किस किस शब्द में। बी का अर्थ होता है विशेष, बिना या रहित, तीनों अर्थ जो है बी के होते हैं। तो विकार में है बी उपसर्ग, विक्रय में है बी, विदग्ध में है, विनियोग में है और व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है, बी। देखिए आपको यहाँ विनियोग, विदग्ध और विक्रय में तो दिखेगा कि बी है, लेकिन व्याकरण में नहीं दिखेगा, बी प्लस आकरण, इसमें आपको बी उपसर्ग नहीं दिखेगा। तो हमने इसमें वो शब्द भी सम्मिलित किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जिनमें आसानी से आप बता नहीं सकते हो। तो ऐसे शब्द को अगर आप पहले से ही यहाँ से क्लियर करके जाओगे तो एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए अगला है दुर, और दुर उपसर्ग का अर्थ होता है कठोर। तो दुर्योग है, दुर्मति है, दुर्योधन है, दुर्मति, दुरात्मा और दुरागमन, इन सब में क्या है, दुर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, दुर। अगला देखिए, अगला है दुस। तो दुश्शील में दुस है, दुशासन में है, दुष्चक्र में है और दुश्चरित्र, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, दुष उपसर्ग। कौन सा है, दुष। अगला देखते हैं प्रय। प्रय का अर्थ होता है प्रथम, प्रदान। तो प्रपंच, प्रताप, प्रलय, प्रचार और प्रख्यात में कौन सा है, ये है प्रय उपसर्ग। आगे देखिए अगला। अगला है हमारे सामने परा या पर। पर का अर्थ होता है दूसरा और परा होता है विशेष। तो परकीय, पराधीन, परदादा और पराविद्या में क्या है, पर उपसर्ग है, पर या परा। आगे देखते हैं अगला। अगला है उपसर्ग हमारा प्रति। प्रति का अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येक। तो प्रति किस किस शब्द में जो है प्रति उपसर्ग है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम देखेंगे कि प्रति उपसर्ग जो है प्रतिकूल में है, प्रतिकार में है, प्रतिक्रिया, प्रतिघात, प्रतिनियुक्ति, इन सब में क्या है, प्रति उपसर्ग। क्या है, प्रति उपसर्ग। और प्रति का अर्थ होता है विपरीत या प्रत्येक। अगला देखिए, अगला है परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर। परि का अर्थ होता है चारों ओर। तो परिक्रिया है, परिचय है, परिच्छेद है, परिणाम है, परितोष है, पर्यवेक्षण है, इन सब में क्या है, परि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, परि। तो देखिए इनके अलावा और कुछ उपसर्ग भी है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उन सबको हमने सब सम्मिलित किए हैं इसमें। तो देखिए कौन कौन से है और उपसर्ग। तो अन्य उपसर्गों में देखिए सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम आता है ए। ए का अर्थ होता है अभाव या नहीं। तो अकर्म, अकर्ता और अवैतनिक में कौन सा उपसर्ग है, ए उपसर्ग है। अध, अध आपने देखा होगा, अध का अर्थ होता है आधा। तो अध कचरा, अध पका, अध खुला, इन सब में क्या है, अध उपसर्ग है। और एक होता है अघ। अघ यानी होता है नीचे। तो अघोगति, अघो मार्ग
और अगो भूमि में कौन सा उपसर्ग है? अगो उपसर्ग है। और देखिए आगे देखते हैं हम अन, कौन सा है? अन। अन का अर्थ होता है निषेध, अनदेखा, अनजाना, अनुमान, अनमना, अनमना और अनपढ़। इन सब में क्या है? अनखाया। इन सब में क्या है? अनुपसर्ग है। उन उपसर्ग की बात करें तो 29, 19, 59, 49, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? उन उपसर्ग है। कु का अर्थ होता है बुरा, तो कुपात्र, कुपुत्र, कुकर्म, कुरूप, कुख्यात, कुसंगति, कुमार्ग, इस प्रकार के जो भी शब्द है उनमें कौन सा उपसर्ग है? कु उपसर्ग। अगला अगर हम देखें बही, बही का अर्थ होता है बाहर, तो बहिष्कृत, बहिष्कृत है, बहिर्दर्द है, बहिर्गमन है। और इस प्रकार के जो भी शब्द है जिनमें स्टार्टिंग में बही है तो वो कौन से है? जिनमें बही उपसर्ग है। बी का अर्थ होता है विशेष या रहित, तो बी कौन कौन से में है? विकार में है, विकास में है, विक्रय में है और विचरण में है। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था कि बी उपसर्ग किस किस शब्द में है। आगे देखते हैं हम स्व। स्व उपसर्ग जो है, स्व किस किस शब्द में है? तो स्व जो उपसर्ग है वो है इसका अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है अपना या निजी। जैसे अपना अपन बोलते हैं स्वयं, स्वयं मतलब खुद, तो इस प्रकार से स्व होता है अपना या निजी। तो स्व की है स्वच्छंद, स्वरूप और स्वशासन, और स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? स्व उपसर्ग है। और आगे देखते हैं कुछ और शब्द है जो कि अरबी और फारसी से है, तो उन सबको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। एक भी आपका उपसर्ग से बाहर, इनसे बाहर कोई भी आपका जो है उपसर्ग किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर आपने ये सारे उपसर्ग समझ लिए, उपसर्ग क्या है, उपसर्ग कौन कौन से है, उपसर्ग ये सारे उदाहरण के साथ अगर आपने समझे कि इस शब्द में ये उपसर्ग है, तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। लेकिन आप इन सबको एक बार पढ़कर ज़रूर जाए। तो देखिए कुछ शब्द है जो भी अरबी और फारसी से लिए गए हुए हैं, तो कौन कौन से शब्द है और उनमें कौन कौन से उपसर्ग है, तो ये हम देखेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम हम बात करें अल शब्द की। किस शब्द की? अल शब्द की। अल का अर्थ होता है निश्चित, तो अलबत्ता, अलगर्जा, अलबेला, अलविदा, अलमस्त, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? अल उपसर्ग है। अगला उपसर्ग देखिए एन। एन होता है ठीक या पूरा, तो एन मौके या फिर एन वक्त जो है हम कह सकते हैं एन आदमी, तो इन सब में कौन सा उपसर्ग है? एन उपसर्ग है। कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, तो कमज़ोर, कम सीन, कम उम्र, कम कीमत, कम खर्च, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? इन सब में है कम उपसर्ग। अगला देखिए खुश। खुश का अर्थ होता है अच्छा, तो खुशबू, खुश दिल, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश मिजाज, इन सब में क्या है? खुश उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? खुश। गैर, गैर का अर्थ होता है रहित, तो गैर हाजिर, गैर वाजिब, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? गैर उपसर्ग है। दर, दर का अर्थ होता है में, तो दरमियान, दरअसल, दर हकीकत, दरबार, दरवेश, दरनकार, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? दर उपसर्ग है। अगला देखिए ना। ना उपसर्ग किस किस में है? तो नापसंद, नालायक, नामुर्दा, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? ना उपसर्ग है। अगला देखिए बे। बे उपसर्ग किस किस में है? इसका अर्थ होता है पहली बात तो साथ, बे का अर्थ होता है साथ, तो बनाम, बखूबी और बशर्ते, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग है। किस किस में? बनाम, बशर्ते और बखूबी। अगला हम देखते हैं बा। बा उपसर्ग किस किस सब, बा का अर्थ होता है साथ, क्या होता है? साथ, तो बा कौन किस किस शब्द में है? तो बाउदल, बाइज्जत, बाफायदा और बामुलाइज, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? बा उपसर्ग है। बद। अगला हम देखिए अगर कौन सा बद, तो बद का अर्थ क्या होता है? देखिए बद का अर्थ होता है बुरा, और किस किस में बद है? तो बदमाश, बदनाम और बदजात, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? बद उपसर्ग है। अगला देखिए बे। बे का अर्थ होता है बिना, तो बेईमान, बेइज्जत, बेकरार,
बेकाम, बेफायदा, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? बे उपसर्ग है। ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब, लावारिस, लापता, इन सब में कौन सा उपसर्ग है? ला। और अगला है हमारा जो कि लास्ट है, वो है सर। इसका मतलब होता है मुख्य। तो सरदार, सरपंच, सरकार, इस सब में कौन सा उपसर्ग है? सर उपसर्ग है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, और कुछ उपसर्ग के उदाहरण देखे। अगर आप इस वीडियो को देखते हो और इन सारे एग्जाम्पलों को देखते हो और सारी चीज़ों को अगर सही ढंग से समझते हो, तो मैं कह रहा हूँ आपका एक भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, एक भी उदाहरण तक नहीं जाएगा, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। तो देखिए आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा। सर्वप्रथम हमने देखा कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व में आना। तो क्या अगर हमसे कोई पूछे कि क्या उपसर्ग एक कोई सार्थक शब्द है, तो बिल्कुल नहीं, उपसर्ग कोई सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन जिस शब्द में जो पूर्व में जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो शब्द ही क्या है? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। स्वतंत्र प्रयोग अर्थात इस प्रकार से देखिए आ, तो इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, ये किसी न किसी शब्द में जुड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया आदर्श, तब जाकर पूरा शब्द बनाए, और इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आ उपसर्ग है। और अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग है? तो संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है। और उपसर्ग स्वतंत्र होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। एक एक उपसर्ग को देखा, उसके उदाहरण को देखा और उदाहरण के साथ समझा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।